दोस्तों, रेड सी जिसको लाल सागर बोलते हैं, प्रमुख समुद्री मार्ग माना जाता है। आज से नहीं, इसके बहुत ऐतिहासिक रिलेशन रहे हैं पूरी दुनिया के साथ में, ट्रेड से रिलेटेड। लेकिन आज के समय में लाल सागर बहुत सारी चीजों को फेस कर रहा है। यहाँ पर से आने जाने वाले जो समुद्री जहाज हैं, लाल सागर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है, लाल सागर में रेड सी के माध्यम से जो जहाज आना जाना कर रहे हैं, उसमें जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा रेड सी में बहुत सारी दुर्घटनाएं होते रहते हैं, जैसे कि कभी ऑयल का रिसाव हो जा रहा है, कभी यहाँ पर पाइरेसी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं घटित हो जा रही हैं, युद्ध जैसी घटनाएं घटित हो जा रही हैं, जिससे रेड सी वाला जो रास्ता है, ट्रेड का जो रूट है, काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये सारी बातें इस आर्टिकल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हमें रेड सी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना है, और ये बेसिक जानकारी दोस्तों हम मैप के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है रेड सी के बारे में कि कौन कौन से एरिया को ये कनेक्ट करता है, किनको किनको ये सेपरेट करने का काम करता है। रेड सी एक इनलेट ऑफ इंडियन ओशियन है, मतलब ये हिंद महासागर की ही एक शाखा है या फिर जल प्रवेश है, जो अफ्रीका और एशिया के बीच में लोकेटेड है। ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा एशिया और नीचे वाला हिस्सा हो गया अफ्रीका। इनलेट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। इनलेट एक नैरो वाटर स्ट्रिप होती है जो समुद्र या झील से जमीन के अंदर की तरफ जाती है, जो दो आइलैंड्स के बीच से होकर के गुजरती है। मतलब रेड सी एक ऐसा समुद्री जल मार्ग है जो दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका को अलग करने का काम करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कौन कौन से सीमावर्ती देश हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो रेड सी के चारों ओर कुल मिलाकर के 6 देश हैं। इन 6 देशों के नाम आप देख सकते हैं: इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, डिजिबूती, सऊदी अरब और यमन। यानी अफ्रीका की तरफ से 3 कंट्री आ जाती है। अफ्रीका में क्या किया जा रहा है? इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और डिजिबूती। सबसे छोटे से रूप में कॉर्नर में है डिजिबूती। और वहीं जब हम एशिया की तरफ में जाते हैं तो सऊदी अरबिया और यमन। ठीक है, ऊपर में जॉर्डन और इजराइल को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो सब जमीन से लगे हुए हैं ऊपर की तरफ में। अब सीधे सीधे चलते हैं दोस्तों हम इस आर्टिकल की तरफ, मतलब हम सीधे मुद्दे की तरफ फोकस करते हैं। ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली रेड सी से जुड़ा हुआ, कहना चाहिए जो प्रेशर ट्रेड से रिलेटेड रेड सी में हमको दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। शुरुआत करी जाती है कि जो रेड सी है, लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। यहां से करीब 30% वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। लेकिन हाल के मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है का मतलब ये है, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चला है, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला है। इससे क्या होता है, कई सारे जो व्यापारिक जहाज हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े हमले हुए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। मार्च 2024 के अंत तक स्वेज कैनाल और बाब अल मंडेब जल डबरू मध्य बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में 50% तक गिरावट आई है। आखिर क्या हो सकता है इतना बड़ा रीजन? इसके बदले जहाज अब केप ऑफ गुड होप से होकर के लंबा रास्ता ले रहे हैं, जिससे इस रूट पर 100% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब ये जो नया रास्ता खोज करके तो नहीं निकाले हैं, ये तो खैर काफी पुराना है, लेकिन नया कदम उठाया जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। आप रेड सी, यमन, रेड सी स्वेज कैनाल होते हुए, जिब्राल्टर की संधि होते हुए आप नीदरलैंड नहीं जा रहे हैं। अब आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के सबसे निचले वाले हिस्से से, केप ऑफ गुड होप से।
यदि आप जैसे सिंगापुर से जा रहे हैं तो इतना लंबा चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, यदि जहाज़ों को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है, तो पैसा, फ्यूल को लोग नहीं देखेंगे, लंबाई को नहीं देखेंगे, वो सेफ रास्ते को अपनाएंगे। इसलिए यहाँ पर 100% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। अब जहाजों को पहले से 53% ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ जा रहा है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ चुकी है और CO2 का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से फ्रेट रेट मतलब भाड़ा का जो दर है और शिपिंग इंश्योरेंस की कीमत है वो बढ़ रही है, जिससे महंगाई और वैश्विक व्यापार दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रेड सी के बंदरगाह और उनसे जुड़े देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं रेड सी के माध्यम से। यमन और सऊदी अरब की पोर्ट्स पर शिपिंग गतिविधि बहुत कम हो गई है, जबकि कुछ देशों को डाइवर्टेड ट्रैफिक से थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। इसके बाद सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मजबूत मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट एंड फिजिकल पॉलिसीज को बेटर करें, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आएगा उसको आप झेल सकें, उसको आप बियर कर सकें। अगर बजट की स्थिति ठीक है, इसका मतलब ये है कंट्री यदि थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर सकते हैं और संभाल सकते हैं अपने देश की स्थिति को, तो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज जैसे कि सरकारी खर्चा बढ़ा दो, टैक्स को कम कर दो, ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से जहाज वाली इंडस्ट्री को या फिर ट्रेड इंडस्ट्री को आप थोड़ा राहत दे सकते हैं। इस संकट के बीच भी कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा भी हुई हैं। अब कई सारे देश रीशोरिंग, नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग मतलब उत्पादन को पास में ही करो, मित्र देशों में आप स्थानांतरित कर दो, मतलब माल की ढुलाई ना करनी पड़े आपको। जैसे कि उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश हैं, मोरक्को, ट्यूनीसिया, मिस्र, अगर सही निवेश की पॉलिसी अपनाएंगे तो वो EU और गल्फ देशों से FDI खींचेंगे, जिससे रोजगार, आय और तकनीकी निवेश बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आगे का रास्ता भी बताया जाता है कि भाई आखिर क्या किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये संकट इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार कितना परस्पर जुड़ा हुआ है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर के समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्थायित्व को बनाए रखना होगा, ताकि आर्थिक और पर्यावरण का जो नुकसान है उसको हम कम कर सकें। अब जब हम यहाँ पर खतरों की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो खतरा यहाँ पर दिखाई देता है जहाज में अटैक या फिर पायरेसी का। यमन के हाउदी रेबल्स ने, विद्रोही समूह ने मिड नवंबर से, देखा जाए ना, यदि हम पुराने साल की बात करें 2023-24 के टाइम पीरियड से बात करें, यहाँ पर से गुजरने वाले जो कमेरिकल शिप्स हैं इन पर अपने हमले काफी तेज कर दिए थे। ये सब उन्होंने इजराइल द्वारा गाजा पर किए जा रहे बमबारी के रिस्पॉन्स के हिसाब से किया। मतलब गाजा पर हमले के विरोध में हाउदीस ने शिपिंग पर हमला शुरू कर दिया था। इसलिए तो बोलते हैं ना, तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कभी कभी हाउदीस ने मर्चेंट टैंकर्स, तेल या फिर माल ढोने वाले जो बड़े जहाज हैं, इस पर बोर्डिंग कर दिया, चढ़ाई कर दी। दूसरी बार उन्होंने कार्गो शिप्स पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले तक किए हैं। ज्यादातर मामलों में नुकसान बहुत कम हुआ है, लेकिन मिड नवंबर में गैलेक्सी लीडर नाम का एक टैंकर पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था, उन्होंने अपहरण कर लिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए काफी डीपली यहाँ पर हम एनालिसिस करने की जरूरत है। पिछले टाइम पीरियड में देखा जाए, जब ये इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था, तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, स्केलेटेड हो गई थी। बड़ी शिपिंग कंपनियां जैसे कि मर्स्क, MSC ने अपने जहाजों को रोक दिया है और रास्ते भी उन्होंने बदल दिए हैं। अमेरिका ने एक मैरीटाइम कोएलिशन बनाने की घोषणा करी थी, ताकि जहाजों को हम सेफ कर सके। अभी तक किसी की तो डेथ नहीं हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा पुराना है। यदि हम न्यू आंकड़े की बात करेंगे तो ये जो डेथ का आंकड़ा है बढ़ चुका होगा। अब
रेड सी से दुनिया के 12% ग्लोबल ट्रेड हो रहा है। इसमें 30% कंटेनर ट्रैफिक शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का माल इस रास्ते से आता जाता है। इसलिए अगर यहाँ देरी या फिर रुकावट होती है तो इसका असर पेट्रोल की कीमत, इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई एंड ग्लोबल ट्रेड के बहुत सारे हिस्सों पर पड़ता है। हाउदीस आखिर कौन है, यहाँ पर ये चीज हमें समझने की जरूरत है। यमन के विद्रोही हैं, रेबल हैं जो देश के पश्चिमी हिस्से और रेड सी कोस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब लाल सागर का जो तटीय इलाका है, ये लोग इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ईरान इनको सपोर्ट करता है, लेकिन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। ये लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है। जहां बाकी मुस्लिम देश या फिर समूह हमास की मदद के लिए सीधे नहीं उतरे थे, वहां हाउदीज ने अक्टूबर के अंत में इजराइल पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल इनका ग्रुप है। शुरुआत में हाउदीस ने इजराइल पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागे, लेकिन फेल हो गए। कई सारे मिसाइल्स को यूएस और सऊदी अरबिया ने इंटरसेप्ट किया, मतलब रोका। फिर मिड नवंबर के टाइम पीरियड में आप देखेंगे हाउदीस ने नई स्ट्रेटजी अपनाई, जब उन्होंने कमेरिकल शिपिंग पर हमला चालू कर दिया। पहला जो हमला है वो किया गया था गैलेक्सी लीडर जहाज को सीज करना, जिसका वीडियो बॉडी कैमरा से भी रिकॉर्ड हुआ था। शुरू में हाउदीज ने क्या बोले थे कि हम लोग इजराइल जाने वाले जहाजों को टारगेट करेंगे, लेकिन अब उन्होंने दूसरे देशों के जहाजों को निशाना बनाना चालू कर दिया जिनका इजराइल से कोई संबंध नहीं है। इससे ग्लोबल ट्रेड को बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो गया है। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं जैसे कि मरसेक है, हापेक, लिलॉयड, एमएससी ने पिछले हफ्ते आप देखेंगे रेड सी रूट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार दुनिया की 10 बड़ी शिपिंग कंपनियों में से 7 ने अपने रेड सी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया था। कुछ जहाजों को अब केप ऑफ गुड होप, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी छोर से घुमा करके हमको भेजना पड़ जा रहा है। इससे उनका सफर लगभग 2 हफ्ते बढ़ जाता है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी अपने सभी ऑयल और गैस शिपमेंट को ऐसी कंडीशन में रेड सी रूट से रोक दिया था, क्योंकि युद्ध की जो कंडीशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ना इजराइल मान रहा है, ना हाउदीज मान रहे हैं, ना पैलेस्टाइन मान रहा है। कितना ज्यादा रिस्क हो जाता होगा। तो हाई रिस्क एरियाज में जहाज चलाने की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ रही है। दिसंबर के महीने में आप जाकर के देखेंगे ना, शुरू में ये प्रीमियम सिर्फ 0.07% थी, लेकिन ये बढ़कर के 0.5 से 0.7 तक हो चुकी है। यानी जहाजों को रेड सी से गुजारना काफी महंगा और खतरनाक हो गया है, क्योंकि ऐसे एरिया से जहाज जाएगा तो उसका इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भले ही यूएस लीड कोएलिशन, जैसे कि ओपीजी नाम रखा गया है ना, ऑपरेशंस प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बन गया है, फिर अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि शिपिंग कंपनियां कब से अपने जहाजों को एकदम फ्री तरीके से यहां से गुजार सकेंगी, क्योंकि ग्रुप अकेले बनाने से बात नहीं बन जाती है। कौन कौन सी कंट्री ने कौन कौन से कदम उठाए, तो पार्टिकुलरली यहाँ पर सीधा सीधा जो असर है इजराइल और अमेरिका के ऊपर ही पड़ा है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो प्रयास किए गए हैं ट्रेड को बैलेंस करने की, वो अमेरिका की तरफ से ही किए गए हैं। कई सारे विश्लेषकों का मानना यह है कि हाउदीस की कोशिश है कि यूएस को सीधे संघर्ष में हम खींचे। ये स्थिति और भड़काने के साथ ही साथ हाउदीस और सऊदी अरबिया के बीच चल रही जो शांति वार्ता है, इसको भी खतरे में डाल सकती है। दोनों के बीच 2015 से ब्लडी वार चल रहा है, जिसमें सऊदी अरब पर बार बार आरोप लगे हैं कि उसने एयर स्ट्राइक में आम नागरिकों को टारगेट किया है, उड़ा दिया है।